चलो मेरे दोस्त, अब हम यहां पे बात करते हैं रिवीजन में। फटाफट शेयर कर दो यार, अभी तक शेयर नहीं किया तुम लोगों ने, है सिर्फ अपना अपना प्रॉफिट लोगे, दूसरों को प्रॉफिट नहीं दोगे, ऐसे नहीं होता यार, दूसरों को भी प्रॉफिट दो, है कि नहीं? एकदम। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। राइट, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द टाइप ऑफ लोडिंग? हमने देखा ट्रांसवर्स लोड, कंसंट्रेटेड मोमेंट या आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। वी हैव सीन अबाउट द एक्सियल लोड, बोथ एक्सेंट्रिक एंड कंसंट्रिक। ठीक है, अब वसीम पूछा सर कंसंट्रेटेड मोमेंट एक बार डाउट रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो यार। कंसंट्रेटेड मोमेंट कुछ नहीं, मान लो एक बीम है, ठीक है, इस बीम पे दूसरा बीम लेटर से लगाए हुए, ठीक है, और दो फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट, दो फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट, और एक दूरी से कनेक्टेड है। तो जब तुम ये लोड ट्रांसफर करोगे, व्हेन यू विल बी ट्रांसफरिंग दिस लोड, तो मेरे दोस्त आपको क्या होगा, ये कंसंट्रेटेड मोमेंट के फॉर्म में दिख रहा होगा। यही हम कल पढ़ाए थे, यही हम कल पढ़ाए थे, बोलो हाँ या ना? यस, यही चीज हम पढ़ाए। तो दैट इज एक कपल को ट्रांसफर कर दिया किस पे? इस बीम पे। ठीक है, मान लो ये बीम ए बी था, तो इस ए बी बीम पे हम ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, बात समझा कि नहीं? सो द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बीम, लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बीम, राइट, द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बीम। चलो, ओके ओके, राइट। तो कल हमने देखा था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, राइट, ट्रांसवर्स लोड, एक्सियल लोडिंग, राइट, कंसंट्रेटेड मोमेंट, देन वी हैव आल्सो सीन अबाउट योर ट्विस्टिंग मोमेंट, राइट। डिफरेंस हमने देखा था, कब ट्विस्टिंग आता है, कब मोमेंट आता है, बेंडिंग आता है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू द डिफरेंट वर्जन ऑफ द लोड, दैट इज ग्रेजुअल लोड, सडन लोड एंड इंपैक्ट लोड। जब आप लोड लगाना है, मान लो आपको कोई लोड अप्लाई करना है, तो लोड तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। दैट मे बी ग्रेजुअल लोड, दैट मे बी सडन लोड, दैट मे बी इंपैक्ट लोड, राइट। डायरेक्शन क्या होगी कपल की? भाई फोर्स का डायरेक्शन देख लो, भाई यहां पे एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, और ये तुम्हारा दूरी है, तो रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा? यही ना होगा मेरे दोस्त। अभी हम कोई डायरेक्शन इतना स्पेसिफिक बात ही नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि बहुत कुछ आगे बताना है, तो सिर्फ हमको ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त तीन तरीके का लोड है, ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग एंड इंपैक्ट लोडिंग। तो कोई बता सकता है तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? नाम से ही कुछ पता चलता है। ग्रेजुअल लोड, ग्रेजुअल लोड का मतलब क्या? वो लोड जो धीरे धीरे लग रहा होगा, है ना। ग्रेजुअल लोड का मतलब क्या? वो लोड जो धीरे धीरे लग रहा होगा स्ट्रक्चर पे, दैट इज द ग्रेजुअल लोड। बोलो मेरे दोस्त हाँ या ना? वो लोड जो स्ट्रक्चर पे धीरे धीरे लग रहा होगा, दैट इज द ग्रेजुअल लोडिंग। यस, यस और नो? एकदम। सो दैट इज द ग्रेजुअल लोडिंग। और अगर हम सडन लोड की बात करें, तो अगर वही लोड सडनली स्ट्रक्चर पे आ जाए, टपके नहीं, एक हाइट से गिरे नहीं, टपके नहीं, वो लोड आए और आके लग जाए, किसी एनर्जी के साथ नहीं आए, इट हैज नो एनर्जी स्टोर्ड इन इट बिफोर एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे लगने से पहले उसके अंदर की कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? सो दैट इज अ सडन लोड। लेकिन अगर वही लोड एक हाइट से फॉल करे, एक एनर्जी के साथ आए, दैट इज द इंपैक्ट लोडिंग। उसको आप क्या बोल रहे हो? इंपैक्ट लोडिंग। एकदम। तो मेरे दोस्त, जैसे आप अगर ग्रेजुअल लोड की बात करो, जैसा कि मैंने बोला कि लोड धीरे धीरे स्ट्रक्चर पे लग रहा है, द लोड मानो पी लोड लगाना है, तो पी लोड एक बार में नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहले कुछ लोड, फिर कुछ लोड, फिर कुछ लोड, सब मिला मिला के हम पी लोड तक पहुंचेंगे, राइट। तो ग्रेजुअल लोडिंग का मतलब क्या है? द लोड, टोटल लोड is applied, total load is applied on the structure gradually. Total load is applied on the structure gradually. ग्रेजुअल लोडिंग होगा मेरे दोस्त, ग्रेजुअल लोडिंग होगा, सडन लोड नहीं होगा। ठीक है, ग्रेजुअल लोड होगा। हाँ, तो मेरे दोस्त, कोई एग्जांपल हो सकता है क्या? ग्रेजुअल लोडिंग का कोई एग्जांपल बता सकता है क्या? ग्रेजुअल लोडिंग का कोई एग्जांपल बता सकता है क्या? कैन एनीवन टेल मी द एग्जांपल ऑफ द ग्रेजुअल लोड? रेल इन ट्रैक एग्जांपल होगा सर, किस चीज का? ग्रेजुअल का या सडन का? ग्रेजुअल का या सडन का? हाँ, रेल इन ट्रैक, अनन्या बोली एग्जांपल होगा। रेल इन ट्रैक बेटा ग्रेजुअल का एग्जांपल होगा या सडन का एग्जांपल होगा? बोलो बोलो बोलो।
यस, ग्रेजुअल लोडिंग की हम बात कर रहे हैं। लोड ग्रेजुअल लग रहा है, धीरे धीरे लग रहा है। एनी एग्जाम्पल यू आर हैविंग? हाँ, एनी एग्जाम्पल यू आर हैविंग? बोलो मेरे दोस्त। देखो बड़ा कंफ्यूजन है। ग्रेजुअल का कोई एग्जाम्पल बताओ, ग्रेजुअल का कोई एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे हो, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, व्हेन यू मेक अ स्ट्रक्चर, तो आपको जो पूरा लोड जो सॉइल पे लगाते हो, तो ऐसा तो नहीं कि स्ट्रक्चर कहीं बनाए हुए है पूरा और लाके रख दिए, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं। अब धीरे 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 स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, है कि नहीं? बात समझा कि नहीं? तो ये कैसा लोड है? दिस इज अ ग्रेजुअल लोड, राइट? तो मेकिंग ऑफ अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज एग्जांपल ऑफ अ ग्रेजुअल लोड। बात समझे? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल ग्रेजुअल लोड का? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो इससे जो सॉइल पे जो लोड जाएगा दैट इज अ ग्रेजुअल लोड। सॉइल पे जो लोड जाएगा दैट इज अ ग्रेजुअल लोड। हाँ भाई, एनी अदर एग्जांपल? ओके, कंस्ट्रक्शन लोड ऑन सॉइल, दैट इज ओके, डन। और कोई एग्जांपल? चलो ठीक है फिर। तो मेरे दोस्त, अगर आप यहां पे लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाते हो, ड्रॉ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, अगर मैं यहां पे इसके लिए लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोडिंग, देखो अभी मैं एकदम बेसिक अप्रोच सिखा रहा हूं, एकदम बेसिक चीज समझा रहा हूं। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मेरे दोस्त, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस ऊपर ऊपर बता रहा हूं, बाद में और बातें करेंगे इस पे, ठीक है? तो अगर हम लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व बनाए, मानो हमको कुछ P1 अमाउंट ऑफ टोटल लोड अप्लाई करना है, तो P1 अमाउंट ऑफ लोड एक बार में तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एट अ वंस, दैट वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एट अ वंस, वी विल इंक्रीज दैट लोड ग्रेजुअली। वो लोड हम क्या करेंगे? ग्रेजुअल इंक्रीज करेंगे। बात समझे? तो ऑब्वियस सी बात है, तुम जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते जाओगे, डेल्टा चेंज होते जाएगा, डेल्टा बढ़ता जाएगा, ठीक है? अभी हम इसमें कोई 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बात कर रहे हैं, बस हम सिंपल बोल रहे हैं डेल्टा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? बात समझा कि नहीं? तो यहां पे लोड आपका ऐसा नहीं है, यहां पे लोड ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया, यू आर इंक्रीजिंग द लोड ग्रेजुअली। अब धीरे धीरे लोड क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। यस यस, वेरी गुड। इंक्रीजिंग वाटर लेवल इन द रिजर्वायर, बहुत बढ़िया बेटा। इंक्रीजिंग वाटर लेवल इन द रिजर्वायर, बहुत बढ़िया एग्जांपल है अनन्या, बहुत बढ़िया बेटा। इंक्रीजिंग वाटर लेवल, वेरी गुड एग्जांपल। इंक्रीजिंग वाटर लेवल इन द रिजर्वायर, इंक्रीजिंग वाटर लेवल इन द रिजर्वायर, इंक्रीजिंग वाटर लेवल। और कोई एग्जांपल भी हो तो बताते चलना। देखो आप लोग का दिमाग ज्यादा तेज है भाई, हम लोग का तो कमजोर हो गया, हम लोग का तो दिमाग कमजोर हो गया। अब आप लोग हो, फ्यूचर आप ही लोग हो, हम लोग तो भाई अपना काम करके निकल लिए, है कि नहीं? हम लोग तो अपना काम करके निकल लिए, अब आप लोग को पढ़ा रहे, इससे बड़ा दिन क्या होगा, है कि नहीं? यंग यूथ जो अपना फ्यूचर है, ठीक है, उसको आप ट्रेन कर रहे हो, उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है ना? लेकिन मेरे दोस्त, आगे चल के करना तो आप ही को है जो करना है कि नहीं? तो मैं एक ही बात बोलूंगा यार कि ये अभी मुश्किल दौर पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? वी ऑल आर रनिंग फ्रॉम फॉर सम डिफिकल्ट फेस। ये निकल जाएगा, सब बीत जाता है, सब हो जाता है सही। बस अपना कॉन्फिडेंस कभी मत तोड़ना, अपनी तैयारी कभी मत छोड़ना, अपने पे फोकस रखना, है ना? राइट। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बढ़िया। यस, तो ये बात हो गया आपका ग्रेजुअल लोडिंग का। दिस इज अबाउट द ग्रेजुअल लोड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सडन लोड। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सडन लोड। सडन लोड का क्या मतलब है? सडन लोड का क्या मतलब? आपको जो पी लोड लगाना है, आपने जो लोड आपको लगाना है, वो लोड आप क्या करोगे? वो लोड आपने क्या किया? वो सडनली अप्लाई किया। यू अप्लाइड दैट लोड सडनली। सडनली मतलब धीरे धीरे नहीं, जितना लोड लगाना है एक बार में लगाएंगे। बात समझा कि नहीं? जितना लोड लगाना है एक बार लगाएंगे, धीरे धीरे हम नहीं बढ़ाएंगे, राइट? जितना लोड लगाना है एक बार में लगाएंगे, बार बार नहीं, धीरे धीरे नहीं लगाएंगे, राइट? सो द टोटल लोड is applied at an instant, is applied at an instant। एक इंस्टेंट पे हम लोड अप्लाई करेंगे। द टोटल लोड इज अप्लाइड एट एन इंस्टेंट, राइट? द टोटल लोड इज अप्लाइड एट एन इंस्टेंट। नाउ माय डियर फ्रेंड, टोटल लोड आप इंस्टेंट अप्लाई क्यों? इसीलिए मेरे दोस्त, ये सडन लोड को आप इंस्टेंटेनियस लोड भी बोलते हो, राइट? दिस सडन लोड, it is also referred as instantaneous loading,
इंस्टैंटेनियस लोडिंग। इसको और एक और नाम क्या दिए? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंस्टैंटेनियस लोडिंग। ओके, इसको हम एक और नाम क्या बोल रहे? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंस्टैंटेनियस लोडिंग। तो अगर हम इसका लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाए, इफ आई ड्रॉ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, इफ आई ड्रॉ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, अगर हम लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाए तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व क्या बनेगा? मान लो अगर हमको P1 लोड लगाना था, वो P1 लोड हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लगाए, बोलो हाँ या ना? राइट, वी हैव अप्लाइड एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो मेरे दोस्त जो लोड आपको लगाना था आपने टाइम t इक्वल टू 0 पे ही लगा दिया, यस और नो? तो द लोड इज कांस्टेंट। हाँ, डिफॉर्मेशन होता रहेगा बट द लोड विल बी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? डिफॉर्मेशन होता रहेगा, लोड आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझे कि नहीं? जो भी लोड आपको लगाना था आपने एक बार में लगा दिया, जो भी लोड आपको लगाना था एक बार में लगा दिया। फ्लड कंडीशन व्हेन वाटर रिलीज, बहुत बड़े, एकदम सही बात है। यस, व्हेन आफ्टर ब्रेक अप्लाइड टू द कार रोड ट्रेन स्टॉप्ड इन अ ट्रैक, एकदम ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सडन। बहुत बढ़िया, क्या क्या एग्जांपल आ रहा है देख लो यार, मजा आ गया। मतलब एग्जांपल सुन के है, मजा आ गया एग्जांपल सुन के। ट्रेन अराइविंग और स्टॉपिंग ऑन द ट्रैक, है ना? देन फ्लड गेट्स, राइट। तो ये सारे चीज आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। एकदम मेरे दोस्त। वेइंग मशीन, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। वेइंग मशीन, क्या बात है, मतलब फीलिंग आ गई भाई, है फीलिंग आ गई। बॉल कैच बाय द फील्डर, नहीं बेटा ये इंपैक्ट लोड है। बॉल कैच बाय द फील्डर, इट इज अ इंपैक्ट लोड। क्यों? जब हम यहां पे बोल रहे टोटल लोड इज अप्लाइड एट इंस्टेंट, देन ये चीज बता देना कि ये जो लोड आ रहा है इसका कोई एनर्जी नहीं है, विदाउट एनी एनर्जी। ये पॉइंट बड़ा क्लियर रखना। जब हम ये बात बोल रहे हैं तो इसकी कोई एनर्जी नहीं होगी मेरे दोस्त, तभी वो क्या बनेगा? वो सडन लोड बनेगा। जब एक बॉल कैच करते हो तो बॉल हैज अ एनर्जी। बॉल में एक एनर्जी है या नहीं है? काइनेटिक एनर्जी है। जब आप हिट किए एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो बॉल हैज अ सर्टेन एनर्जी। सो व्हेन यू कैच इट अप्लाइज अ इंपैक्ट। ये इंपैक्ट लगा रहा है मेरे दोस्त, तो ये सडन लोड नहीं है, ये इंपैक्ट लोड है। हां, अगर तुमको सीधे बॉल उठा के अपने हाथ में रखे होते, अगर तुम सीधे कहीं से बॉल उठा के अपने हाथ में रखे होते, सो दैट इज योर सडन लोड, दैट इज योर सडन लोड। बात समझा कि नहीं? दैट इज योर सडन लोड, है कि नहीं? राइट, तो क्लियर है सडन लोड क्या होता है? फटाफट कमेंट कर दो, क्लियर है? हाँ, ट्रेन का दिया तो एग्जांपल, ट्रेन अराइविंग और डिपार्चर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, एकदम। चलो। ओके, नाउ मूविंग टू द इंपैक्ट लोड। तो इंपैक्ट लोड तो ऑलरेडी बता चुके हैं, लोड इज अप्लाइड विथ अ सर्टेन एनर्जी, है ना? लोड कोई भी अप्लाई करो विथ अ सर्टेन एनर्जी। लोड अप्लाइड एट सर्टेन एनर्जी, लोड अप्लाइड विथ सर्टेन एनर्जी, दैट इज द इंपैक्ट लोड। कोई भी लोड तुम अप्लाई करो एक सर्टेन एनर्जी से अप्लाई कर रहे हो, सो दैट इज द इंपैक्ट लोड। अब मेरे दोस्त, जब आप यहां पे इंपैक्ट लोडिंग की बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंपैक्ट लोड, तो मेरे दोस्त अब एक बात बताओ, कुछ एग्जांपल हो जाए, फटाफट बताओ। व्हाट इज द एग्जांपल बताओ, व्हाट इज द एग्जांपल? ट्रेन वाला कैसे सडन होगा मेरे दोस्त? ट्रेन कोई हाइट से थोड़ी ना फॉल कर रहा है। ट्रेन का जो व्हील का लोड होगा, जो सेल्फ वेट होगा, वो जो मूव कर रहा है, समझना बहुत ध्यान से, ट्रेन जो मूव कर रहा है वो उसका मूवमेंट का जो एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में है? वो तो आपको हॉरिजॉन्टल में लेट से, लेकिन जो लोड लग रहा है वो तो वर्टिकल है। तो वो जो एनर्जी है वो आपके रेल पे तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, वो जो एनर्जी है वो रेल पे तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसका वेट ट्रांसफर हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका वेट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए आप एनालाइज कर रहे हो। एनर्जी तो एज इट इज, वो तो मूव कर रहा है। कभी भी अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो कभी वेट के लिए डिजाइन किया हो क्या? कभी जो वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके लिए डिजाइन किया हो क्या? नहीं ना। तो उसकी एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एनर्जी का इफेक्ट नहीं है। बात समझा कि नहीं? उसका एनर्जी का इफेक्ट नहीं है एकदम। ओके, यस, हीटिंग मटेरियल विथ हैमर, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट बोला कैचिंग अ बॉल, वेरी गुड। हीटिंग मेटल विथ हैमर, या कोई हाइट से
कोई हाइट से, जैसे आप आगे जियो टेक्निकल पढ़ोगे आप लोग पाइल फाउंडेशन में, डायनामिक टेस्टिंग में, अबाउट द इंजीनियस न्यू रिकॉर्ड फॉर्मूला, ईएनआर फॉर्मूला, हिलेस फॉर्मूला, राइट। सो हियर आप क्या करते हो, स्टीम हैमर लेते हो या आपका ड्रॉप हैमर होता है। तो ये सारे लोड क्या है, ऑल दीज लोड्स आर इंपैक्ट लोडिंग, राइट, ऑल दीज लोड्स आर इंपैक्ट लोडिंग। तो एग्जांपल क्या हो गया, हैमर फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, हैमर फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, यस, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इंपैक्ट। और वेरी हाई टाइडल बेस, राइट, जो उसी के डायरेक्शन में अप्लाई करे, यस। गन से गोली, अरे बाप रे बाप, गन से गोली, क्रैशिंग ऑफ कार विथ सम वॉल और बीम, एकदम क्रैशिंग ऑफ वॉल, एकदम। चलिए, सो ऑल दीज आर एग्जांपल। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिफरेंस क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है बिटवीन ग्रेजुअल लोड, सडन लोड एंड इंपैक्ट लोड। बोलो मेरे दोस्त, ग्रेजुअल लोड, सडन लोड, इंपैक्ट लोड, तीनों का डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है? बोलो, ग्रेजुअल लोड, सडन लोड, इंपैक्ट लोड, तीनों का डिफरेंस क्लियर है या नहीं है? फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो। यस, फ्लाइंग चप्पल घर वालों से, अरे बाप रे बाप, कितने बार पढ़ा है भाई मुकुल भाई, कितने बार पढ़ा है फ्लाइंग चप्पल घर वालों से? नहीं, मुझे तो बहुत पढ़ा है भाई, क्योंकि बचपन में पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, ठीक है, तो मुझे तो बहुत पढ़ा है। हाँ, बाद में चल के थोड़ा बहुत पढ़ने लग गया था, वो बात अलग है, लेकिन बचपन में 5th 6th मेरा भी 50-60 नंबर आता था, उससे ज्यादा नहीं आता था 100 में, समझ रहे हो ना? तो बचपन में तो बहुत पिटा है, बेल्ट है बेल्ट, चप्पल है चप्पल, बहुत पिटा है हम तो, है। चलो, एकदम एकदम, चलो ओके। तो देखो, ये तो बात हो गया कि टाइप्स ऑफ लोड क्या होता है। अब हम एंटर करने जा रहे हैं टू द डिफरेंट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी। अब समझोगे बात बहुत ध्यान से, समझोगे बात बहुत ध्यान से, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी आप अगर बात करते हो तो ये आएगा किस में? पहली बात ये समझना पड़ेगा कि ये वर्ड डिफाइन किसके लिए, क्या ये रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या डिफॉर्मेड बॉडी के लिए सिर्फ डिफाइन होगा या रिजिड के लिए भी डिफाइन होगा? ये समझने के लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि स्ट्रेन एनर्जी है क्या, ठीक है। तो पहले समझना स्ट्रेन एनर्जी का मतलब क्या है। स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी है। क्या एनर्जी है भाई? इंटरनल एनर्जी है। ये कैसा एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी, राइट। अब इंटरनल एनर्जी आया कहां से? एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी का मतलब क्या है मेरे दोस्त? एनर्जी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी कहां से आता है? नथिंग बट वर्क डन। एनर्जी कहां से आता है? नथिंग बट वर्क डन। जो भी वर्क डन होगा वही आपका एनर्जी होगा। हाँ, वर्क डन क्या लिखते हो? व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ या ना। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। चलो चलो चलो, ओके, यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो यार। देखो, तो अब समझोगे ध्यान से, होता क्या है, होता क्या है, अगर आपको मैंने बोला यू हैव टू डील विद द इक्विलिब्रियम बॉडी, आप और कोई बॉडी के लिए डील नहीं करोगे, ठीक है। अब मान लो मेरे दोस्त, मान लो मेरे दोस्त, समझोगे यहां पे, ये आपका एक मटेरियल है, ठीक है, इस पे हमने लोड लगाया, है ना, इस पे हमने लोड लगाया P का, है ना, लोड लगाया। अब इस लोड के कारण, इस लोड के कारण ये बॉडी डिफॉर्म करेगा, ये बॉडी डिफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, राइट। सो लेट अस से द डिफॉर्मेशन इज डेल्टा, द डिफॉर्मेशन इज डेल्टा। ये L से क्या हो गया? L प्लस डेल्टा, है ना। तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, है ना। एक्सटर्नल वर्क डन किसके द्वारा? बाय दिस अप्लाइड लोड P, यस और नो? इट इज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टिल द बॉडी पे एक्सटर्नल वर्क हुआ है, बोलो हाँ या ना। एक्सटर्नल वर्क इज डन, एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय द लोड P, बाय द लोड P, है ना, बाय द लोड P, राइट। और ये कैसे निकालते? ये कैसे निकालते? वर्क डन कैसे निकालते? एक्सटर्नल वर्क कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर P डेल्टा कर, बोलो हाँ या ना। यही करते हो ना मेरे दोस्त, एरिया अंडर P डेल्टा कर। अरे बोलो रे बाबा हाँ या ना, एरिया अंडर P डेल्टा कर, यही करते हो आप लोग, राइट। तो अब मेरे दोस्त हुआ क्या,
ये जो एक्सटर्नल वर्क है, ये जो एक्सटर्नल वर्क है, इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। ये जो एक्सटर्नल वर्क है, सारा वर्क, ये सारा जितना भी एक्सटर्नल वर्क है, दिस इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये पूरा एक्सटर्नल वर्क बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी, राइट। ये बोल रहे ये एक्सटर्नल वर्क, entire external work get stored in the body in the form of internal energy, and this internal energy is referred as strain energy, which is referred as स्ट्रेन एनर्जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई मेरे, आप जितना भी आपने एक्सटर्नल काम किया है, जितना भी आपने एक्सटर्नल काम किया है, वो पूरा काम बॉडी के इंटरनल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। अब तुम ये सोच के बताओ, ये रिजिड बॉडी में होगा या नहीं होगा? नाउ इट इज योर पार्ट। तुम बताओ, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या ये रिजिड बॉडी में होगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। अगर हम रिजिड बॉडी में ये पी लोड लगा दे, ये इक्विलिब्रियम लगा दे, तो क्या ये स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा? बोलो मेरे दोस्त, बोलो मेरे दोस्त। यस होगा या नहीं होगा? अंकित बोल रहे हैं नहीं होगा, आचार्य बोल रहे हैं नहीं होगा, यस। अदर्स निखिल बोल रहा है नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, एकदम सही जवाब पकड़े हो। क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त? अभी समझो। क्योंकि अगर ये रिजिड बॉडी तो डिफॉर्म नहीं करेगा, और अगर डिफॉर्म नहीं करेगा तो एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा, और अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो इंटरनल वर्क कहां से हो जाएगा? बात समझा कि नहीं? तो यही बोल रहा है कि दिस इज पॉसिबल इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्मेबल बॉडी, internal energy stored in deformable body. Is it clear to everyone? मजा आया कि नहीं भाई? स्ट्रेन एनर्जी ऐसे कभी पढ़ा है क्या? है भाई, कहां से आया, किस तरीके से आया, वो समझना जरूरी है मेरे दोस्त, ये समझना जरूरी है मेरे दोस्त, राइट। तो कैसे स्ट्रेन एनर्जी का इजाद हुआ, कहां से आया, अगर तुम ये समझ गए तो मजा आ गया मेरे दोस्त, ये समझ गए तो मजा आ गया। एकदम रिजिड में कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। रिजिड में क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर तुम रिजिड बॉडी में इक्विलिब्रियम फोर्सेस लगाओगे तो डिफॉर्म तो करेगा नहीं, क्योंकि वो रिजिड है, नाम से ही बोला रिजिड है। तो जब वो डिफॉर्म नहीं करेगा तो एक्सटर्नल वर्क होगा नहीं, और जब एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो इंटरनल वर्क कहां से बन जाएगा मेरे दोस्त, राइट। एकदम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, क्लियर हो गया? यस। अब मेरे दोस्त, यस, अब स्ट्रेन एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म्स है ना। स्ट्रेन एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में बोला गया, जैसे टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, देन स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा फॉर्म है आपका क्या, रेजिलियंस, देन यू हैव प्रूफ रेजिलियंस, and last you are having modulus of resilience. So these are the 5 types of resilience and toughness, मतलब आपका स्ट्रेन एनर्जी जो आपको देखना है, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, राइट, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, देन रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, राइट। एकदम। तो मेरे दोस्त अब बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अब इन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले बात हम ये समझ लिए कि सारा चीज जो है, ये सारा क्या है, ये सारा चीज क्या है, ऑल दीज आर स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेबल बॉडी में आएगा। ये डिफॉर्मेबल बॉडी में भी एक्सटर्नल वर्क डन, इट इज द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड, राइट। चलो, बात अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट इट इज द इंटरनल एनर्जी। जो आपने एक्सटर्नल काम किया है वो इंटरनली स्टोर हुआ बॉडी में, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, राइट, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। तो अब हम बात करें टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो इतना तो पता चल गया, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी, है ना, इतना तो पता चल गया, दिस इज द
स्ट्रेन एनर्जी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस के, इफ आई टॉक अबाउट द टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस, तो पहली बात मैं बता दूं, ये वो एनर्जी है जो बॉडी में डेवलप होगा, विच इज डेवलप्ड विद इन द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इंपैक्ट लोडिंग। कब आएगा भाई, कब आएगा? चाहे तुम टफनेस बात करो, चाहे तुम मॉडुलस ऑफ टफनेस बात करो, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। डेवलप्ड ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग, डेवलप ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग। ठीक है, ये पहला पॉइंट है मेरे दोस्त, डेवलप ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग। ठीक है, डेवलप ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग, राइट, डेवलप ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात इंपैक्ट लोडिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी इंपैक्ट लोडिंग कहां तक? जस्ट बिफोर फेलियर। भाई आपका जो मटेरियल फेलियर से जस्ट पहले कितना एनर्जी स्टोर कर पाया या मैक्सिमम तुमने उस पर वर्क कर पाए ड्यू टू द इंपैक्ट लोडिंग, बोथ उसी के टर्म में आएगा, जस्ट बिफोर फेलियर, राइट, जस्ट बिफोर फेलियर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, if I talk about the toughness, तो टफनेस क्या होता है? ये स्ट्रेन एनर्जी है फॉर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। जो पूरे स्पेसिमेन में जो एनर्जी है ड्यू टू द इंपैक्ट लोडिंग जस्ट बिफोर फेलियर, वो आएगा किस में? टफनेस में, राइट। तो अगर हम टफनेस का बात करें तो ये क्या है? व्हाट इज दिस टफनेस? ये हम क्या बोल रहे हैं? it is the strain energy for entire volume, पूरे वॉल्यूम के लिए जब बात कर रहे हो तब वहां पे आपका यूज हो रहा है टफनेस, ठीक है। लेकिन अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम बात कर रहे हो, अगर आप यही सब चीज अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम बात कर रहे हो तो वो बन जाता है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, दैट बिकम्स द मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। तो अगर आप टफनेस बात कर रहे हो तो आप पूरे वॉल्यूम पे बात कर रहे हो, राइट। अगर आप मॉडुलस ऑफ टफनेस बात कर रहे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम पे बात कर रहे हो। भाई ये मैंने डिफाइन नहीं किया, बच्चा बोल रहा है सर वाई बिफोर फेलियर। बेटा ये तो डेफिनेशन बताता है ना, क्योंकि आप जब इंपैक्ट लगाते हो तो आप और कहीं बीच में नहीं लगा सकते, आप सीधे फेलियर पे ही बात करोगे। आप कोई भी चीज पे इंपैक्ट लगा रहे हो और उसमें बता रहे हो कितना एनर्जी है, तो आप और किसी स्टेट में उसको नहीं बता सकते हो। बात समझे? फेल होने से जस्ट पहले का ही कंडीशन तुम निकाल सकते हो, राइट। तो मेरे दोस्त यहां पे हम इसको एक और चीज लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज ऑल्सो डिफाइंड एज टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम और क्या डिफाइन कर रहे हैं? टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरे दोस्त वर्क डन, अभी जस्ट हमने बोला इट इज कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द पी डेल्टा कर्व, है ना। तो आप जब पूरे वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हो तो दैट इज अ वर्क डन ना, है ना, एंड दैट इज स्टोर्ड एज अ इंटरनल एनर्जी। तो टफनेस अगर तुमको निकालना है ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग, है ना, सो इट इज द एरिया अंडर, इट इज डिटरमाइंड by finding area under P डेल्टा कर्व। एरिया अंडर P डेल्टा कर्व निकालोगे आपको टफनेस मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मॉडुलस ऑफ टफनेस का बात कर रहे हो, तो ये कैसे निकलेगा? अगर आप मॉडुलस ऑफ टफनेस का बात करो तो कैसे निकलेगा? इट इज फाइंड by using area under stress strain curve, find by using determined by using
एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर ओके। और ऋषि इज यू आर देयर, ऋषि इज माई प्लस स्टूडेंट। ऋषि बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, ऋषि भाई अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेक्चर डिलीवरी चेंज हो चुका है, एकदम लेक्चर डिलीवरी एकदम चेंज हो गया है कि नहीं? राइट, लेकिन और इंटरेस्टिंग बना दिया मैंने एकदम। चलो तो मेरे दोस्त, जैसा हम यहां पे बात किया, अब जैसे तुम सवाल पूछो सर ये सिग्मा एप्सिलॉन कर्व क्यों है, तो ये मैं आगे बताऊंगा, ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये फॉर्मूला से समझा पाऊंगा। राइट, तो मेरे दोस्त जैसे कि मान लो हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं कि आई एम ड्रॉइंग द कर्व, ओके, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रैंडम कर्व, मैं ये नहीं बोल रहा माइल्ड स्टील का कर्व, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द रैंडम कर्व, ओके, एंड आई एम सेइंग एज इट इज अ पी डेल्टा कर्व। ठीक है, ये तुम्हारा फेलियर पॉइंट है, दिस इज द फेलियर पॉइंट, यहां पे आपका स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? फेल कर रहा है, दिस इज द फेलियर पॉइंट। तो मेरे दोस्त ये आपने ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग बनाया, दिस यू हैव फाइंड यूजिंग द इंपैक्ट लोडिंग, दिस यू हैव ड्रॉन यूजिंग द इंपैक्ट लोडिंग। राइट, तो अगर ये तुमने इंपैक्ट लोडिंग को देख के बनाया है तो ये एरिया क्या बता रहा है? व्हाट डज एरिया सिग्निफाई? व्हाट डज दिस एरिया सिग्निफाई? बोलो, ये एरिया क्या सिग्निफाई कर रहा है? व्हाट डज द एरिया सिग्निफाई? फटाफट बताओ, ये एरिया क्या सिग्निफाई कर रहा है? दिस एरिया अंडर द पी डेल्टा कर्व, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कर्व इज ड्रॉन फ्रॉम द इंपैक्ट लोडिंग, नॉट फॉर ग्रेजुअल लोड। इंपैक्ट लोड लगा के कर्व बनाया, मैंने ये नहीं बोला है माइल्ड स्टील का कर्व है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं। हाँ मेरे दोस्त, तो ये एरिया क्या बता रहा है? दिस एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व, ये क्या बता रहा है? दिस इज गिविंग यू व्हाट? टफनेस। ये आपको क्या दे रहा है? टफनेस। लेकिन यही अगर हम सिग्मा एप्सिलॉन कर्व बनाए होते, इफ आई हैव ड्रॉन द सिग्मा एप्सिलॉन कर्व, तो ये आपको मॉडुलस ऑफ टफनेस दे रहा होता। यही अगर हम सिग्मा एप्सिलॉन कर्व बनाए होते तो ये हमको मॉडुलस ऑफ टफनेस बता रहा होता। बात समझा कि नहीं? माइल्ड स्टील, डक्टाइल और ब्रिटल, कौन जवाब देगा मेरे दोस्त? माइल्ड स्टील डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है? कल ही बताए हैं माइल्ड स्टील डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है। फटाफट बताओ, माइल्ड स्टील डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है? यस, बोलो, जल्दी बताओ, माइल्ड स्टील क्या होता है? लाइक कर देना मेरे दोस्त, सेशन तो लाइक कर देना, पाप लगेगा। सेशन लाइक नहीं किया, पाप लगने वाला है। यस, इट इज डक्टाइल, कल ही हम बताए थे, कार्बन कंटेंट कम होता है, स्ट्रेंथ कम होता है, डक्टाइल होगा। चलो ठीक है, डक्टाइल से याद आया, टफनेस और डक्टिलिटी में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? टफनेस और डक्टिलिटी में रिलेशन है, क्या रिलेशन है? बोलता है ग्रेटर द टफनेस, ग्रेटर द डक्टिलिटी। जनरल टर्म डाल दिया, जनरली ग्रेटर द टफनेस, ग्रेटर द डक्टिलिटी, या ये भी बोल सकते हो ग्रेटर द डक्टिलिटी, ग्रेटर द टफनेस, ग्रेटर द डक्टिलिटी, ग्रेटर द टफनेस। ठीक है, ग्रेटर द डक्टिलिटी, ग्रेटर द टफनेस। ठीक, अब इसका मतलब क्या बताता हूं, देखो क्या बोल रहे हैं हम। नोट में आपके जाएगा, नोट में क्या जाएगा? जनरली ग्रेटर द टफनेस, अबे क्या हो गया? ओके, ग्रेटर विल बी डक्टिलिटी, ओके, जितना ज्यादा टफनेस उतना ज्यादा डक्टिलिटी। इज इट क्लियर? राइट। अब मेरे दोस्त समझोगे यहां ध्यान से, जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पे, मान लीजिए हम कर्व बना रहे हैं। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग द कर्व फॉर टू मैटेरियल्स, ओके, आई एम ड्रॉइंग द कर्व फॉर टू मैटेरियल्स। व्हाट आई एम सेइंग कि भाई
ये आपका पी डेल्टा कर्व है, लेट अस से दिस इज अ पी डेल्टा कर्व. नाउ दिस इज द कर्व फॉर ए and this is the curve for B. This is the curve for B. So which is more ductile? कौन ज्यादा डक्टाइल होगा? फटाफट बताओ. यस, कौन ज्यादा डक्टाइल होगा? A होगा या B होगा? Which is more ductile? फटाफट बताओ. Which is more ductile? फटाफट बताओ दो. कौन ज्यादा डक्टाइल होगा? A होगा या B होगा? A होगा या B होगा? फटाफट बताओ. Which is more ductile? डक्टिलिटी का मैंने कल ही क्राइटेरिया बताया था कि जो ज्यादा फेलियर डिफॉर्मेशन देगा, फेलियर पे जो ज्यादा डिफॉर्मेशन देगा वो ज्यादा डक्टाइल कहलाएगा, है ना. तो विच इज मोर डक्टाइल? यस, बी इज मोर डक्टाइल. एकदम एकदम सही बात. देखो ना यार, फेलियर स्ट्रेन अगर बात कर रहे हो तो डेल्टा फेलियर फॉर ए एंड डेल्टा फेलियर दैट इज दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर ए. तो क्या दिख रहा है? डेल्टा फेलियर फॉर बी इज ग्रेटर देन डेल्टा फेलियर फॉर ए. यस और नो? यस और नो बोलो मेरे दोस्त, है या नहीं? तो जिसका फेलियर स्ट्रेन ज्यादा या फेलियर डिफॉर्मेशन ज्यादा, दैट विल बी मोर डक्टाइल. दैट मींस बी इज मोर डक्टाइल देन ए. बी इज मोर डक्टाइल देन ए. अरे बाबा, शेयर कर दिया ना सारे लोग अपने अपने प्रोफाइल से? यस और नो? एकदम शेयर करते रहना मेरे दोस्त, ठीक है. तो अब यहां पे देखना, जनरली क्या पाया जाता है कि जो ज्यादा डक्टाइल होता है ना, उसका एरिया अंडर द कर्व भी ज्यादा होता है. क्या बोल रहे हैं? जो ज्यादा डक्टाइल होता है ना, उसका एरिया अंडर द कर्व भी ज्यादा होता है. तो मान लो अगर ये एरिया अंडर द कर्व फॉर ए है, ठीक है, और दूसरा जनरली एरिया ऑफ द कर्व फॉर बी विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ द कर्व फॉर ए. अगर बी ज्यादा डक्टाइल है तो कर्व फॉर ए, विच इंप्लाइज टफनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन टफनेस ऑफ ए. लेकिन मेरे दोस्त, जब हम ये बात बोल रहे हैं तो जनरल टर्म मेंशन किए हैं, मतलब एक्सेप्शंस होते होंगे. हमने जनरल टर्म मेंशन किया है, मतलब एक्सेप्शंस होते होंगे. बोलो हाँ या ना? हमने अगर जनरल टर्म मेंशन किया है, मतलब ये है कि एक्सेप्शंस होते होंगे. बोलो यस और नो? बोलो यार, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ. है भाई, देख हम लोग इतने पढ़ाने में पागल है कि ठंड के टाइम में भी पसीना आता है. तुम तो अपने रजाई में घुस के आराम से क्लास कर रहे होगे, है यहां पे पसीना से हम नहा रहे हैं. चलो ओके, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट टफनेस एंड मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. दिस इज ऑल अबाउट टफनेस एंड मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. ठीक है, देखो अभी जो आपने पढ़ा ना इससे पहले, दैट इज टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस, वो बस डेफिनेशन में ही काम आएगा, बाकी और कहीं कोई यूज नहीं है आपके लिए, और कहीं कोई यूज नहीं आएगा. बस वहां पे उतना पढ़ लिया, दैट इज एनफ. अब कोई यूज नहीं है, समझा? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. राइट. तो अगर आप बात करते हो रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो पहले मैं ये बता दूं, ये जो रेजिलियंस की आप बात कर रहे हो, इट इज नॉट ड्यू टू इंपैक्ट लोड. इट इज नॉट ड्यू टू इंपैक्ट लोड, इट इज ड्यू टू द स्टैटिक लोड. कैसा लोड? ऑल थ्री. इफ आई टॉक अबाउट ऑल थ्री is due to static load. Now when I talk about the static load, this static load may be your gradual load, this may be your gradual load, or it may be your sudden load. दोनों हो सकता है, sudden load. But हमको जो एनालिसिस पढ़ना है, for the most of the case जो हम एनालिसिस कर रहे होंगे, that is only gradual load. ठीक है, सडन लोड के सेपरेट केस हम देख लेंगे, लेकिन पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप जो लोड पढ़ने वाले हो, दैट विल बी द ग्रेजुअल लोड. ठीक है, इज इट क्लियर? राइट, ओके. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व हियर. तो अगर आप बात करो रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का, फिर रेजिलियंस क्या है? व्हाट इज दिस रेजिलियंस ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस रेजिलियंस ऑल अबाउट? ठीक है, ये है क्या? अगेन है तो स्ट्रेन एनर्जी,
है तो स्ट्रेन एनर्जी। अगर आप यहां बात कर रहे हो तीनों का कॉमन अगर बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी, ये भी क्या आपका स्ट्रेन एनर्जी है, ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रेन एनर्जी, राइट, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रेन एनर्जी, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बेटा नॉलेज के लिए कर सकते हो बट एसएससी जेईई में इतना डिटेल चाहिए नहीं आपको, ठीक है। तो अगर मैं रेजिलियंस के लिए बात करूं तो रेजिलियंस है क्या, स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन ये स्ट्रेन एनर्जी कहां तक, ये स्ट्रेन एनर्जी कहां तक बात कर रहा है आपसे। अब ठीक है, मेरे ख्याल से अभी भी लैग कर रहा है, अभी भी लैग कर रहा है। इज इट ओके, इज इट स्टिल लैगिंग और इज इट ओके? यस यस, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो, इज इट ओके, राइट। चलिए सामने देखिए फिर, यस एकदम एकदम सही है। चलो, तो रेजिलियंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू दिस स्टैटिक लोडिंग, राइट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। कहां तक भाई, कहां तक हम बात कर रहे हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर तक, इलास्टिक लिमिट से पहले तक आपका जो एनर्जी स्टोर हुआ, आपका जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दिस स्टैटिक लोडिंग, उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने क्या बोला, दैट इज द रेजिलियंस। भाई एई के लिए तो एकदम पढ़ो भाई, पेपर डायरेक्ट आया है ऑब्जेक्टिव में, जो मेरे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए इस बार, तो एकदम एई के लिए तो एकदम बिंदास होके पढ़ो, है ना बेटा। आई थिंक मैं सब चीज बता रहा हूं आपको, बस लिंक करते हुए बता रहा हूं, आई एम जस्ट लिंकिंग ईच एंड एवरीथिंग, ओके, राइट। देखो अब यहां पे, सो विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्टैटिक लोड, राइट, स्ट्रेन एनर्जी है, राइट, एंड दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और बात किसका करते, फॉर एंटायर वॉल्यूम, फॉर एंटायर वॉल्यूम, जो तुमको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, हम एक एक पॉइंट बोलते चल रहे हैं, जो तुमको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा हम एक एक पॉइंट बोलते चल रहे हैं। डायरेक्ट टिक करोगे, डायरेक्ट टिक करोगे मेरे दोस्त, राइट, डायरेक्ट टिक करोगे। अगला हम बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस का। अगर हम बात करें प्रूफ रेजिलियंस का, यार देखो मेरा, अब मैंने थोड़ा स्टाइल इसलिए चेंज किया है, पहले मैं पूरा फॉर्मूला ही लिखता था, पूरा डेफिनेशन ही लिखता था, बट व्हाट आई फेल्ट कि यार मजा नहीं है, यू डोंट रिक्वायर दैट, कंपटीशन में वो नहीं चाहिए। कंपटीशन चाहिए कि पॉइंट पे हिट करो, हिट ऑन द पॉइंट, हिट ऑन द बुल्स आई, हिट ऑन द थिंग विच इज रिक्वायर्ड। मैं बस उस पे हिट करने वाला हूं, राइट। प्रोपोर्शनल लिमिट तक नहीं बोल सकते, जो डेफिनेशन है मैं वही बात कर रहा हूं, है ना, राइट। प्रोपोर्शनल लिमिट पहले आता है, मैं आगे बात करूंगा कि आगे चल के ये भी बताऊंगा कि प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट, तीनों एक ही पॉइंट हम मानते हैं, राइट। लेकिन मेरे दोस्त डेफिनेशन बोलता है टिल इलास्टिक लिमिट, बिटवीन द, विद इन द इलास्टिक लिमिट, दैट इज द रेजिलियंस एंड दैट इज फॉर द एंटायर वॉल्यूम, ओके, एकदम। तो अब अगला हम बात करें प्रूफ रेजिलियंस का, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग फॉर द प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, दिस इज अप टू द इलास्टिक लिमिट, दिस इज अप टू द इलास्टिक लिमिट, नॉट विद इन, अप टू मतलब उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आपको बताना है ना स्ट्रेन एनर्जी, जिस पॉइंट पे आपके इलास्टिक लिमिट आ रहा है ना, उस पॉइंट पर जब लोड लगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन एनर्जी आया ड्यू टू दिस स्टैटिक लोड, राइट, फॉर द एंटायर वॉल्यूम, फॉर द एंटायर वॉल्यूम, उसको आप क्या बोल रहे हो, प्रूफ रेजिलियंस। सो अप टू द इलास्टिक लिमिट फॉर द एंटायर वॉल्यूम, for the entire volume, this will become your proof resilience, yes, एकदम लास्ट ईयर वाला भाई समय के साथ चेंज होता है ना, उस समय तो बस एंटर किए थे भाई, अब तो मचाने का टाइम आ गया है, उस समय तो बस एंटर किए थे, उस समय तो इतना ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना हैबिट नहीं था पढ़ाने का, अब तो देखो किस लेवल पे मचाते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलो देखो नेक्स्ट, तो पहला डेफिनेशन क्लियर है रेजिलियंस, दूसरा क्लियर है प्रूफ रेजिलियंस, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो मेरे दोस्त जब हम मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, ये है क्या, दिस इज
up to the elastic limit, right? There's a strain energy up to the elastic limit, but not for the entire volume. That is only per unit volume of the component. जैसे मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ टफनेस था ना, वैसे यहां भी बस अंतर क्या है, वो इंपैक्ट के कारण था, ये स्टैटिक कारण है, वो फेलियर पे था, ये इलास्टिक लिमिट पर है। बात समझा कि नहीं? तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, अप टू द इलास्टिक लिमिट, अप टू द इलास्टिक लिमिट per unit volume of the component, 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 yes, per unit volume of the component। तो मेरे दोस्त क्लियर है, डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो ये क्लियर है सबको। हम डायग्राम वाइज भी आएंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन डेफिनेशन वाइज क्लियर है कि भाई अगर हम बात करते हैं रेजिलियंस का तो इट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर द एंटायर वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस का, इट इज अप टू द इलास्टिक लिमिट फॉर द एंटायर वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का, सो इट इज अप टू द इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, हम मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस लिख सकते हैं, प्रूफ रेजिलियंस, वी कैन राइट दिस एज प्रूफ रेजिलियंस, वी कैन राइट दिस एज प्रूफ रेजिलियंस per unit volume of the component, per unit volume of the component, yes or no? We can write this, yes, एकदम right. Now my dear friends, if I come to the mathematical, that is graphical representation, अगर हम graphical representation बात कर रहे हैं, and I draw the load deflection curve, if I draw the load deflection curve, okay, and let us say this is a load deflection curve I obtained for any material, okay, and this is your elastic limit, this is your elastic limit, ये आपका elastic limit है। तो मेरे दोस्त अगर मान लीजिए आपने जो लोड लगाया वो elastic limit के अंदर है, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या बताएगा, फटाफट से आंसर बताओ। ये एरिया अंडर दिस पी डेल्टा कर्व, ये लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट है, ये एरिया क्या बताएगा, फटाफट से बता दो मेरे दोस्त, फटाफट से बता दो क्या आएगा। यस, फटाफट से बता दो ये क्या आएगा। अरे बाबा जल्दी रे बताओ रे बाबा, ये क्या आएगा रे बाबा। यस 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 यस, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, व्हाट विल बी दिस एरिया, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया को हम क्या बोलेंगे, कौन सा स्ट्रेन एनर्जी बनता है, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। यस, क्या बोलोगे इसको। यस, यंस मॉडुलस, एक थप्पड़ मारेंगे, रेजिलियंस बोलेंगे एकदम एकदम। वी विल टेल इट एज रेजिलियंस। इसको हम क्या बोल रहे होंगे, हम इसको बोल रहे होंगे रेजिलियंस, एकदम एकदम मेरे दोस्त, इसको हम बोल रहे होंगे रेजिलियंस, राइट। द एरिया अंडर द पी डेल्टा कर्व बिफोर विदिन द इलास्टिक लिमिट, that will be called as resilience, right? Now my dear friends, if I draw the curve of load versus deflection curve बनाए, and my dear friends, this is the curve, this is the elastic limit, and I apply the load till the elastic limit, so what is this area referred as, फटाफट बताओ, what is this area referred as, इस एरिया को आप क्या बोलोगे, what will be this area referred as? Yes, this area will be referred as proof resilience. Yes, this area will be referred as proof resilience. इस एरिया को आप क्या बोलोगे, you will tell it as proof resilience, right? एकदम सही बात, एकदम सही बात, राइट। लेकिन मेरे दोस्त यही अगर हम कर्व ये बना दे, अगर हम मान लो कर्व ये बना दे, राइट, दैट मींस वी ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं, एंड दिस इज माय कर्व, दिस इज द इलास्टिक लिमिट, राइट, एंड ये एरिया, तो ये एरिया क्या बनेगा, ये एरिया क्या कहलाएगा, फटाफट बता दो। व्हाट विल बी दिस एरिया, व्हाट विल बी दिस एरिया, What will be this area? Yes, इस एरिया को आप क्या बोलोगे, इस एरिया को आप क्या बोलोगे, What will be this area? Nothing but modulus of resilience,
nothing but modulus of resilience. Is it clear to everyone? Is this point clear to everyone? Yes. Is this point clear to everyone? Come on, tell me first. Yes, एकदम मेरे दोस्त, एकदम right. So this is the resilience, proof resilience and modulus of resilience, right. Now my dear friends, we need some formulas. We need some formulas. हमको कुछ formulas चाहिए. किसके? resilience के. हमको चाहिए proof resilience के. हमको चाहिए modulus of resilience के. We need some formula, right. So we are going to arrive at that formula. We are going to arrive at that formula. But before arriving that formula, we need to take certain assumption. We need to take certain assumption. Assumption क्या है? Assumption क्या है? That assumption क्या है? That no loss of energy, no loss of energy, no loss of energy, no loss of energy, right? Then proportionality limit, yield limit and elastic limit are considered to be nearly same. टू बी नियरली सेम. अगर ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जब टेंसाइल टेस्ट और माइल्ड स्टील पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा. नियरली सेम, राइट. नेक्स्ट द लोड डिफ्लेक्शन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is assumed to be linear, up to yield limit या up to elastic limit बोलो, क्योंकि सारे तो सेम है मेरे दोस्त. up to elastic limit, right. and thereafter जो लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे वो क्या है? strength at elastic limit. Strength at elastic limit is yield strength. ठीक है. तो इसमें मेरा काम का बस सिंपल सा एक ये है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी. दूसरा ये है कि आपका जो कर्व बनाओगे जो रेजिलियंस निकालने के लिए या प्रूफ रेजिलियंस निकालने के लिए या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकालने के लिए वो लीनियर मानोगे, और प्रूफ मतलब जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ बताओगे वो यील्ड स्ट्रेंथ बताओगे. बस वो यील्ड स्ट्रेंथ बताओगे. ठीक है, वो यील्ड स्ट्रेंथ बनाओगे. यस, ठीक है. तो अब मेरे दोस्त जैसा कि आप ये सवाल पूछ रहे हो, ये फेलियर तक नहीं है मेरे दोस्त. ये आपका ये जो आप लोड लगाए हो इलास्टिक लिमिट तक, ये ऑब्वियसली इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक है, राइट. ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक ये एरिया बात कर रहे हो, दैट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, राइट. चलो, डाउट क्लियर, राइट. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला. देखो यहां पे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त. मैंने क्या बोला? रेजिलियंस कैसे निकालेंगे? रेजिलियंस कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व. एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व. विल फाइंड द रेजिलियंस यूजिंग एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व. तो मेरे को मतलब टिल द इलास्टिक लिमिट ही है. मेरे को मतलब टिल द इलास्टिक लिमिट है, विच इज अज्यूम टू बी लीनियर, राइट. विच इज अज्यूम टू बी लीनियर. ओके, विच इज अज्यूम टू बी लीनियर. तो पहले हमको ये बता दो, ये जो रेजिलियंस तुम निकाल रहे हो, ये जो तुम रेजिलियंस निकाल रहे हो, यहां पे जो रेजिलियंस निकाल रहे हो, ये सडन लोड के लिए निकाल रहे हो या ग्रेजुअल के लिए निकाल रहे हो? यस साकिब भाई, अभी तो बताया. रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस में क्या अंतर है? रेजिलियंस इलास्टिक लिमिट के अंदर, प्रूफ रेजिलियंस इलास्टिक लिमिट पर, उस पॉइंट पर. ठीक है, ओके. नाउ तो यहां पे अगर हम बात करें भाई, ये आपका जो लोड है, ये आपका यील्ड लोडिंग है. ठीक है, कुछ पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस से सम लोड इज P एंड डेल्टा इज डेल्टा, राइट. सो अगर हम इसके लिए बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर लोड, ये आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट है. दिस इज योर इलास्टिक लिमिट पॉइंट. मैं लोड अभी इलास्टिक लिमिट पे नहीं लगाया हूं, उससे पहले बात कर रहे हैं. तो उस लोड पे अगर हम बोल रहे हैं कि डिफॉर्मेशन डेल्टा है, उस लोड पे अगर हम बोल रहे हैं कि डिफॉर्मेशन डेल्टा है, सो व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी? दैट इज द रेजिलियंस. व्हाट इज द रेजिलियंस? दैट इज डिनोटेड बाय यू. दैट इज नोटेड बाय यू, कैपिटल यू. हाँ भाई, बोलो क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? फटाक से बताओ. व्हाट इज द रेजिलियंस? एकदम, दिस इज ड्यू टू द ग्रेजुअल लोडिंग. सडन नहीं बात करेगी. ये आपका किसके लिए बात कर रहे हैं? ग्रेजुअल लोडिंग के लिए बात कर रहे हो. यस, कम ऑन टेल मी फास्ट. कम ऑन टेल मी फास्ट.
यस यस यस, रेजिलियंस का क्या फॉर्मूला लिखोगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द रेजिलियंस? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द रेजिलियंस? यस, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, राइट, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सपोज आप ये जो रेजिलियंस की बात कर रहे हो, ये जो लोड की बात कर रहे हो, ठीक है, ये आपका एक बार था जिसमें आपने लोड लगाया था P. ओके, इसका इनिशियल लेंथ L है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड P, it deforms to L plus delta. It deforms to L plus delta, right? It deforms to L plus delta. तो मेरे दोस्त, अगर हम यहां पे बात करते हैं स्ट्रेस का, if I talk about the stress that is nothing but load upon area, है ना? स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा. लोड क्या हो गया? लोड हो गया P, एरिया क्या हो गया? A, है ना? तो अब P बराबर क्या लिख दोगे आप? सिग्मा इंटू A लिख दोगे. P बराबर सिग्मा इंटू ए लिख दोगे? बोलो हाँ या ना. P बराबर सिग्मा इंटू ए लिख दोगे? यस और नो? लिख दोगे. सिमिलरली अगर आप बात करते हो स्ट्रेन, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेन, दैट इज एप्सिलॉन. तो एप्सिलॉन क्या होता है मेरे दोस्त? दैट इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ कितना है मेरे दोस्त? चेंज इन लेंथ कितना? फटाफट से बताओ. व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? डेल्टा का चेंज है. एंड व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ? L. तो मेरे दोस्त यहां से डेल्टा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन L लिख सकते हैं. बोलो हाँ या ना. एनी डाउट इन दिस? तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, दैट इज द रेजिलियंस. ये आपका पहला फॉर्मूला है. उसके बाद आपका दो इक्वेशन आया, आपके पास दो इक्वेशन आया, है ना? यू गॉट टू इक्वेशन. तो अगर हम 2 and 3 सब्स्टिट्यूट करते 1 पे, इफ आई सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, राइट, substituting 2 and 3 in 1. तो 2 and 3 में को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हो तो U बराबर रेजिलियंस बराबर दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी दैट इज ड्यू टू एक्सियल लोडिंग क्या हो जाएगा? हाफ इंटू P बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू एरिया. डेल्टा बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन इंटू L. तो ये क्या हो गया? हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया इंटू L. दिस एरिया इंटू L is what? This area into L is what? It is nothing but volume of the component. Yes or no? This area into L is what? It is nothing but volume of the component. Yes or no? This area into L, देखो यहाँ पे area, cross sectional area upon length into length, that is what? Nothing but volume of the component, right? So this is your strain energy, that is half into sigma into epsilon into volume of the component. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes. चलो, तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला आया फॉर द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द एक्सियल लोडिंग, राइट? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हुक्स लॉ इज वैलिड? यस और नो? हुक्स लॉ इज वैलिड. हुक्स लॉ इज वैलिड. तो अगर हुक्स लॉ वैलिड है मेरे दोस्त, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन. यस और नो? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट? तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ड्यू टू द एक्सियल लोडिंग आपको एक कांस्टेंट आएगा. यस और नो? दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो? यू से दिस एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. यू से दिस एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसी को आप क्या बोलते हो? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो सिग्मा बराबर हो गया ई एप्सिलॉन. सिग्मा बराबर हो गया ई एप्सिलॉन, राइट? सिग्मा बराबर हो गया ई एप्सिलॉन. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस हियर, राइट, तो देखो सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन हो गया. तो आप एक तो ये यूज कर सकते हो, दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो? एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बाई. आप दो रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो मान लो ये फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है. ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है. नाउ रिप्लेस 5 in 4. रिप्लेस 5 in 4. अगर 5 को 4 में रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? रिप्लेस 5 in 4. तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? क्या बनेगा? ई एप्सिलॉन. सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन क्या लिखोगे? यू बराबर हाफ इंटू ई एप्सिलॉन होल स्क्वायर
एंड दिस मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यस और नो? ये भी आपका रेजिलियंस का फॉर्मूला बना, ये भी आपका रेजिलियंस का फॉर्मूला बना, यस और नो? पी डेल्टा जो कंसिडर किया रिपीट करना है, ठीक है करते बेटा, एक बार कंप्लीट कर लेने दो, राइट? अगला हम बोल रहे हैं कि रिप्लेस 6 in 4, रिप्लेस 6 in 4 मतलब एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बाई ई को रिप्लेस करो। तो यहां पे अगर सिग्मा बाई ई रिप्लेस करते हो तो क्या बनेगा? यू बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, इंटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, राइट? ये सारा क्या फॉर्म है? ये 4, ये 5, ये 6, ये सारा किसका फॉर्म है मेरे दोस्त? ये सारा आपका रेजिलियंस का फॉर्म है, ये सारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, राइट? नाउ माय डियर फ्रेंड, जस्ट ऑब्जर्व हियर, U बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ये सारा आपका रेजिलियंस आया। अगर हम बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस का, इफ आई टॉक अबाउट प्रूफ रेजिलियंस, तो प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी प्रूफ रेजिलियंस? देखो यहां पे भाई, यील्ड लिमिट मतलब आपका बोला क्या, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, यहां पे इलास्टिक लिमिट पे जो लोड है, तो उस समय आप जब सिग्मा के टर्म में बात करो तो यील्ड की बात कर रहे होगे, राइट? तो वहां फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? यू बराबर सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यस और नो? यस और नो बोलो। सो दैट विल बिकम योर प्रूफ रेजिलियंस, ये बन जाएगा प्रूफ रेजिलियंस, राइट? यस, एकदम बेटा, प्लीज डोंट यूज अदर लैंग्वेज, डिस्ट्रैक्ट मत करो यार, मैं बार बार यही बात बोलता हूं यार, आप लोग ही मेरे शान हो, आप लोग अगर ऐसा करोगे तो मजा नहीं आता मेरे दोस्त, सो डोंट यूज दिस, राइट? ठीक है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है यार, वो पढ़ाने का मजा खत्म हो जाता है, ठीक है? मैं कोई प्रिपेयर्ड करके नहीं आता हूं, बस आप ये सोचता हूं कि आज कुछ अलग पढ़ाना है, ठीक है? कुछ अलग पढ़ाना है ये सोच के आता हूं, ठीक है? तो प्रूफ रेजिलियंस ये क्या हो गया मेरे दोस्त? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस? ये क्या हो जाएगा? U बराबर, आपने क्या बोला? ये हम देखो, ये हम डिनोट करते भाई छोटका u, ये हम डिनोट करते भाई छोटका u, मॉडुलस ऑफ स्मॉल u, राइट? तो स्मॉल u इज व्हाट? कैपिटल U, दैट इज द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई स्क्वायर बाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, राइट? तो मेरे दोस्त जस्ट क्लियर विथ एवरीथिंग? यस। सो प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस and resilience, right? Is it clear to everyone? Come on, tell me fast. yes, फटाफट बता दो मेरे दोस्त. Is it clear to everyone? Resilience, proof resilience and modulus of resilience, right? okay मेरे दोस्त, okay. So ये आपके स्ट्रेन एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन मेरे दोस्त ये जो आप पढ़े हो, ये जो अभी आप डिफरेंट फॉर्मूला पढ़े हो, दिस इज ओनली ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग, लोडिंग। आप और कोई लोडिंग के लिए नहीं पढ़े, यू आर स्टडीड ओनली ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग, राइट? रेजिलियंस क्या होता है यार? यही तो बात पहले बोला, रेजिलियंस इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। रेजिलियंस इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी, जो डेवलप कैसे हुआ? जब एक्सटर्नल वर्क हुआ ऑन द डिफॉर्मेबल बॉडी। सो दिस एक्सटर्नल वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब लोड, आप कहां तक बात कर रहे हो, लोड कैसा अप्लाई कर रहे हो, वो बताएगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ रेजिलियंस है, कौन सा फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी है। अगर आप स्टैटिक लोड लगा रहे हो, मे बी ग्रेजुअल, मे बी सडन, एंड दैट लोड इज विदिन द इलास्टिक लिमिट, वो लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ठीक है? तो वो बनता है रेजिलियंस। अगर वो इलास्टिक लिमिट पर है तो वो बनता है आपका क्या? दैट इज योर प्रूफ रेजिलियंस। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम बात करते हो प्रूफ रेजिलियंस का, तो वो बन जाता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, राइट? एकदम भाई, अभी बहुत कुछ पढ़ाना, अभी खत्म का हुआ है। कब में मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस नहीं समझ आया? देखो मेरे दोस्त, आपने यहां पे क्या देखा? देखो तो हाफ, ये जो आप लिख रहे हो u बराबर सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2e, इसको हम लिख सकते हैं, u बराबर हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हो क्या? और अगर ये लिख सकते हो तो ये क्या बता रहा है मेरे दोस्त? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताएगा कि नहीं बताएगा? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताएगा कि नहीं बताएगा? बोलो तो। अगर हम यही कर्व सिग्मा एप्सिलॉन के लिए बनाए होते तो क्या लिखते? हाफ इंटू सिग्मा वाई
into epsilon y, यही लिख रहे होते आप, yes or no? So that is representing the modulus of resilience. Is it clear? That is representing the modulus of resilience. सर P delta जो कंसिडर किए वो बताना। बेटा वर्क डन क्या है? व्हाट इज अ वर्क डन? एरिया अंडर द P डेल्टा कर्व, यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं, राइट? अब बचपन में पाप किए होगे, बात दूसरा है, ठीक है? तो एरिया अंडर द P डेल्टा कर्व इज द वर्क डन, राइट? एंड दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी, वही आपका स्ट्रेन एनर्जी है। तो इस एरिया को कंसिडर कर दिया और उसी को रेजिलियंस लिख दिए। यस, एकदम एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बता दो मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाइक और शेयर किए होंगे अपने सारे दोस्तों से, है ना? अपने स्टेटस पे लगाए होंगे, अपने स्टेटस पे लिंक डाले होंगे कि बाकी लोग भी देखेंगे, है कि नहीं? तो ये करना है मेरे दोस्त, ठीक है? नॉलेज सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, सबको बांटना है कि नहीं? तो ये चीज जरूर करना, ठीक है? तो ये चीज हमने देखा। कल हम और भी बातें कर रहे होंगे, assumptions देख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच। सो कीप शेयरिंग द वीडियो, लाइकिंग द वीडियो, एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे नए आए हो, पहले तो आप लोग का वेलकम है, एंड कीप शेयरिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आगे के टॉपिक्स क्या आने वाले, या कुछ अगर आपसे मिस नहीं हो, एक अलर्ट आ जाता है आपको।